हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले दोस्तों स्टेट का शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के लिए दोस्तों ये जुलाई अगस्त सितंबर तक में ये दोस्तों एग्जाम हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 2025 में। उस एग्जाम के पर्पज से दोस्तों हम लोग ये शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का दोस्तों जो कि 50 मार्क का क्वेश्चन होता है, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों पेपर में दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों, कॉमन पेपर है दोस्तों, सब में पूछा जाता है दोस्तों ये। और अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए दोस्तों स्टेट का दोस्तों 2020 में, 23 में और 2024 में, तो टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग इस सेशन में करते हैं दोस्तों। अभी तक में टोटल देखिए 2023 का टोटल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों हम लोग का, और 2020 का दोस्तों हम लोग अभी 15 सितंबर का सेकंड शिफ्ट तक कंप्लीट किए हुए थे दोस्तों सुबह में। आज दोस्तों थर्ड शिफ्ट का दोस्तों कंप्लीट करेंगे। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों वो इस चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे आते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें है विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा। विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। ये देखिए, परीक्षण में कमजोर होने पर भी मूल्यांकन वैधता संभव है, गलत है। विद्यार्थियों को मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि का न्याय दर से दोस्तों ये नहीं होगा। विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक प्रश्न विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण वैयक्तिक उपलब्धि का न्यायदर्श है। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन के परिणाम विद्यार्थियों के समग्र क्षमताओं और उपलब्धियों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी किसी एक विषय में कमजोर हो सकता है लेकिन अन्य सभी विषयों में अच्छा भी हो सकता है। इसमें मूल्यांकन के परिणाम उस विद्यार्थी की समग्र क्षमताओं का न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, इसलिए कथन मूल्यांकन की वैधता पर सवाल उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है। विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपयुक्त में से सभी स्तरों पर किया जा सकता है। केवल प्रारंभिक स्तर पर, केवल माध्यमिक स्तर पर, केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर ये विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है, ये सभी में। सॉल्यूशन देखिए इसका, विषय वस्तु का समेकन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विषय वस्तु विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर सीखने के अनुभव का निर्माण करता है। इससे छात्रों को विषय समझने में मदद मिलती है और वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्रारंभिक स्तर की कक्षा में छात्रों को पाठ के माध्यम से काम करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को एक सामाजिक भाषा कौशल और इतिहास के ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर छात्रों को एक विज्ञान प्रयोग के लिए गणित विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। अतः उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है। विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है, क्या है विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ। ये नंबर देखिए, विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय एकलव्य कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, और विद्यालय और समुदाय में होने वाले सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ। विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है विज्ञान की विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ आदि भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए। अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। देखिए फर्स्ट देखिए, सबसे पहले बच्चे अक्सर विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में रुचि रखते हैं। बच्चे अक्सर बुरी आदतें सीख जाते हैं। किसी माता पिता के अलावा किसी और को भी विद्यालय के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हमारा इसमें सही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, डी सही है दोस्तों। बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा सीखते हैं। विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में बच्चे कई तरह की चीज़ें सीखते हैं, जैसे सामाजिक कौशल, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल। ये कौशल बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षकों को बच्चों के विद्यालय के बाहर की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो बच्चों के विकास में मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। ऑप्शन नंबर यही है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। तो बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। नेक्स्ट देखिए, बच्चे अध्यापक की अधिकारिता को स्वीकार कर सके। बच्चे अनुभव कर सके कि यह अनिवार्य गलत है, यह उन्हें मदद करेगा यदि वो अध्यापक बनना चुने, गलत है।
सोल्यूशन किसका, कक्षा में अनुशासन होना चाहिए ताकि बच्चे को व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। अनुशासन से कक्षा में शांति एवं व्यवस्था बनी रहती है, जिससे बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं और अधिक सीख सकते हैं। अनुशासन से बच्चों में अनुशासनहीनता, समय प्रबंध और नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि। विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसीलिए यह सही होगा। यह बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है, गलत है। बच्चे इसे पसंद नहीं करते, माता पिता इसे देखिए इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये विद्यालय में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है। सॉल्यूशन देखिए, विद्यालय में शारीरिक दंड इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि यह बच्चे को शारीरिक दंड से मिलने वाला तनाव इसके मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा शारीरिक अनुशासन जल्दी और अनजाने में दुरुपयोग तक बढ़ सकता है। बचपन से शारीरिक दंड का प्रभाव वयस्कता तक बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम। अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, एक सस्वर एवं दृश्यचित्र, एक दृश्यचित्र अध्यापक द्वारा व्याख्या के साथ। और नेक्स्ट है, अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप ऑडियो के उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप सही होगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है, एक सस्वर एवं दृश्य चित्र होगा, एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, अधिगम सुसाध्य बनाने के सबसे प्रभावी माध्यम सस्वर एवं दृश्य चित्र, अध्यापक द्वारा व्याख्या दृश्य चित्र भी प्रभावी होते हैं। अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप भी प्रभावी हो सकता है, जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। दृश्य चित्र छात्रों के विषयों को समझने में मदद करता है, जबकि सस्वर व्याख्या छात्रों के विषय को अधिक गहराई से समझने में मदद करती है। उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह। एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह, ऑप्शन नंबर बी देखिए, उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है। तो एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया, यह सुनिश्चित रूप से तब माना जा सकता है जब वह उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है। ठीक है, इसके और उदाहरण दिए, गलत है। दोबारा सामना होने पर इसे पहचान सके, गलत है दोस्तों। जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण कर सके, यह भी गलत है। उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया, यह तब माना जा सकता है जब वह उन समस्याओं के समाधान में उसका प्रयोग कर सके जिन पर यह लागू होता है। उदाहरण देना, दोबारा सामना होने पर पहचानना और जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण करना, ये सभी सिद्धांत समझने के संकेत हैं, लेकिन अकेला संकेत सुनिश्चित नहीं करता है कि विद्यार्थी ने संकेत को पूरी तरह समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन सही है। फिर भी देख लीजिए, समय गंवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए, गलत है। विद्यालय को पुरानी श्रेणी अंकों की जांच करनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, एक अध्यापक को जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। इससे उसे यह पता चलेगा कि विद्यार्थी विषय के बारे में क्या जानते हैं और उन्हें किस स्तर पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को, ऑप्शन नंबर ए देखिए, उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए एक अध्यापक को उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक छात्र संबंधों में दोस्ती करना एक अलग बात है। एक शिक्षक को छात्रों के साथ दोस्ताना होना चाहिए, लेकिन उसे एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का सम्मान भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, शीर्षक पर व्याख्यानों का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर्स ऑन द टॉपिक। ठीक है, मूल्य सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है, ये शीर्षकों पर व्याख्यानों का आयोजन, ये सर्वश्रेष्ठ है। एक माह के लिए एक कैंप का आयोजन, ये गलत है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रारूप प्रस्तुत करना, ये भी गलत है। देखिए सॉल्यूशन इसका, मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में मदद कर सकते हैं। वे प्रतिभागियों को विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों के बारे में जानने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। वे मूल्यों का अभ्यास करने या उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, उसे दोहरी पदोन्नति देना, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग करना है, उसके बाद उन्हें उनकी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देखो,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही सी है दोस्तों। एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि को संतुष्ट और उपयोग करने के लिए संवर्धित अधिगम अनुभव देना चाहिए। उसे अपनी रुचि के अनुरूप विषयों, कलाओं, खेलों तथा अन्य गतिविधियों को खोजने और विकसित करने की स्वतंत्रता देना चाहिए, जिससे उसका आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और उत्साह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? तो देखिए दोस्तों, पहला जो पढ़ा जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया करने में समय लेना, किसी संरचित रूपरेखा में विस्तार को संगठित करना, याद करने से पूर्व अर्थ को समझना, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। ये ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा। देखिए, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना समय के कुशल उपयोग का परिणाम है। यदि हम प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करने में अधिक समय लेंगे तो हम अन्य प्रत्ययों का अध्ययन करने में असमर्थ हो सकते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होगा और हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वदृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? सर्वदृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उपयुक्तता होना चाहिए, उपलब्धता और उपयोगिता तीनों होना चाहिए। सोल्यूशन देखिए इसका, सर्वदृश्य सामग्री का चयन करते समय शिक्षक को उसकी प्रासंगिकता, उपलब्धता और उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। उपलब्धता का अर्थ सर्वदृश्य सामग्री शिक्षक के पास आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए और उसका प्रयोग करने में कोई कठिनाई न हो। उपयोगिता का अर्थ है कि सर्वदृश्य सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम, सुविधाजनक, स्पष्ट, सजीव और स्थायी बनाने में सहायक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसका ए सही होगा। अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अभिवृत्ति के उद्देश्यों का अनुभव करके, ये गलत है दोस्तों। उचित आदर्शों को पहचान करके, सामाजिक एवं नैतिक प्रत्ययों पर बल देकर, ये सब नहीं है दोस्तों। देखिए, अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका, अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी और ढंग से किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी वांछनीय अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी गतिविधि में भाग लेता है तो वह इस अभिवृत्ति के बारे में सीखता है, अनुभव करता है, जुड़ाव महसूस करता है। इससे उस अभिवृत्ति के प्रति उसकी सकारात्मकता भावनाएं विकसित होती है और वह उस अभिवृत्ति को अपनाने की अधिक संभावना रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ये सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त क्रियात्मक व्यवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है सुरक्षित रखने की योग्यता। संजीवात्मक चिंतन गलत है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क गलत है, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं गलत है। सॉल्यूशन इसका देखिए, मूर्त क्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास से है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को सोचने, सीखने, तर्क करने और समझने की अपनी क्षमताओं को प्राप्त और परिष्कृत करते हैं। अतः मूर्त क्रियात्मक अवस्था सुरक्षित रखने की योग्यता है। सुरक्षित रखने की योग्यता का विकास बचपन से शुरू होता है और जीवन भर जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन देखिए फ्रेंड्स इसका, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा दोस्तों। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है दोस्तों, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, कोहलबर के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास नैतिक विकास का उच्चतम स्तर है। ये सिद्धांत कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होते हैं। सही कार्य को अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अतः यह वर्णन सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ये अंतरावैयक्तिक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंटरपर्सनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, इंट्रापर्सनल है दोस्तों, अंतरावैयक्तिक। ठीक है, देखिए, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को अंतरावैयक्तिक बुद्धि के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की योग्यता प्राप्त करता है। इसे लोगों की समझ में भी कहा जाता है।
इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में कुशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए दोस्तों, पहला है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत होती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करती है, ये भी गलत है। उसके बाद शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, ये भी गलत है। ये दोस्तों वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए, इसका विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझाने के लिए वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना महत्वपूर्ण है। वंशागत विशेषताएं प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, लेकिन पर्यावरणीय कारक भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। एक बच्चे की बुद्धिमत्ता उसके वंशानुगत कारकों और उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा और अनुभव के संयोजन से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? देखिए दोस्तों, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, ये गलत है। लड़कियों की तुलना में लड़कों के अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, गलत है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षकों द्वारा लड़कियों की तुलना में लड़कों के साथ अधिक बातचीत करना शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। यह पक्षपात कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि शिक्षकों के स्वयं लिंग पूर्वाग्रह, सामाजिक अपेक्षा या कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूल करने चाहिए दोस्तों? तो स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होना चाहिए, ये सही है। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों और विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। बोलना तथा छूकर महसूस करने वाले सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना एक अच्छा अनुकूलन हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को, तो ये अन्वेषण एवं परिचर्या, ये बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। सूचनाओं को संस्करण गलत है। दंडात्मक साधनों का एक रूपता है वो मानकीकृत, ये गलत होगा। सोल्यूशन इसका देखिए, बच्चों में अन्वेषण एवं परिचर्या अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। यह रणनीति बच्चों को अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने, विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को विश्लेषित करने और अपनी समझ को सुधारने में मदद करती है, जबकि अन्य रणनीतियाँ निर्धारित जानकारी को याद करने या अनुकरण करने पर जोर देती है, जो अर्थ निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण, तो देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ठीक है, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती, ये गलत है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ, यह बहुत आनंद है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा वह होती है जो व्यक्ति के बाहर से आती है, जैसे पुरस्कार, दंड, प्रतियोगिता, प्रशंसा आदि। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट ले आएगा, तो इसके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, पुरस्कार एवं दंड गलत होगा। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध गलत होगा। अनुकूलन एवं संगठन भी गलत होगा। ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया सही होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, लेवागतस्की के अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रिया को मुख्य रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। वायगोत्स्की ने इसे समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा के साथ समझाया है, जो कार्यों की उन सीमा को संदर्भित करता है जिसे एक बच्चा केवल अधिक कुशल वयस्क या सहकर्मी की सहायता से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, इसे देखा जाता है। देखिए, संरचनात्मक ढांचा एक शिक्षा दर्शन है जो बच्चों को अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चे अपने वातावरण के साथ बातचीत करते हुए अपनी स्कीमा को बदलते और विस्तारित करते हैं। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार समस्याओं का समाधान करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से अपने विचारों को परखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्राथमिक अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक, देखिए यहाँ पे अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा।
क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। सर्व क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के बिना युगों में सर्व क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता ध्वनि सुनने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन वे दृश्य सूचनाओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ यही है, सर्व क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, युगों में से निम्न से कौन सा सही है। सर्व क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, और उसके बाद सही में दोस्तों नहीं समझ सकते दृश्य को। जब वो सुनने में ही असमर्थ है तो दृश्य को कैसे समझेंगे। नेक्स्ट, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पठन में लिखने में कमी है। विश्लेषणात्मकता अधिगमकर्ता क्रियाशीलता कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ए नंबर, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में सर्व क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ताओं को ध्वनि सुनने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन वे दृश्य सूचनाओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं, इसलिए ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा कार्य, तो गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन, ये हमारा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। अध्येताओं को संप्रेषण गलत है, ज्ञान का संचारण गलत है, कक्षा प्रबंधन गलत है, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन, ये हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने छात्रों को सीखने में मदद करना, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन है। यह केवल ज्ञान संचार द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करके और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करके भी किया जा सकता है। गुणात्मक अधिगम तब होता है जब छात्र सक्रिय रूप से प्रशिक्षित होते हैं और अपने ज्ञान को लागू करने के और समझने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो जिसके घर पर भाई या बहन नहीं है, कुसुमायोजित घर का वातावरण उचित नहीं है, मंद बुद्धि है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही, कुसुमायोजित, मेल एडजस्टेड, ऑप्शन नंबर बी से मेल एडजस्टेड होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, कुसुमायोजित बालक आमतौर पर निम्न समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। सामाजिक रूप से अलग थलग होना, अवांछित व्यवहार करना, स्कूल में खराब प्रदर्शन करना, शैक्षिक रूप से पिछड़ना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इन समस्याओं के कारणों में निम्न शामिल हो सकते हैं। अनुचित घरेलू वातावरण, माता पिता की अनुपस्थिति, अपेक्षा, भावनात्मक या शारीरिक शोषण तथा व्यवहार अन्य विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो यही हमारा सही होगा। देखिए, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर निश्चित विषय वस्तु लागू कर देनी चाहिए, गलत है भाई। विद्यालय अपेक्षाओं पर बात करने से बचना चाहिए, ये नहीं है। नियमों का बल देना चाहिए, ये सब नहीं है दोस्तों। देखिए सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स, विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को विद्यालय में उनके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चे को विद्यालय के वातावरण में जल्दी समायोजित होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। तो डी में शारीरिक क्षमता विकसित करना, ये प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, गलत है भाई। अध्ययन के सकारात्मक विकास को मदद करना, ये भी गलत है। मनोज्ञात्मक विकास के अवसर प्रदान करना, मनोज्ञात्मक विकास, ये भी गलत है। शारीरिक क्षमता विकसित करना, ये हमारा सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, विद्यालय में खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य शारीरिक क्षमता विकसित करना। खेलों के माध्यम से छात्रों की शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता का विकास होता है। खेलों में शामिल होने से छात्रों के हृदय, फेफड़े, मांसपेशी और जोड़ों का विकास होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो टेलीविजन के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण वैध नहीं है। तो ये नंबर देखिए, सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, यही वैध कारण नहीं दोस्तों। ये बच्चों को घर में इनके उपयोग की अनुमति नहीं है, ये वैध कारण दोस्तों। हम ऐसे कार्यक्रमों का विकास धीमे धीमे करते हैं दोस्तों, और उसके बाद देखिए बाहर से माता पिता इसके उपयोग पर रोक लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो टेलीविजन के सीमित उपयोग का इसमें कौन सा कारण वैध नहीं है। तो सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं, ये गलत है दोस्तों। देखिए, विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो टेलीविजन सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त वैध कारण नहीं है, क्योंकि यह विद्यालयों के शैक्षिक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। विद्यालयों में रेडियो टेलीविजन का उपयोग बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, चाहे बच्चे इसका उपयोग घर में करें या न करें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है। तो ये होगा अनुभव करना, अमूर्तता नहीं होगा दोस्तों, ना अंतर करना, न समानीकरण, ये अनुभव करना, एक्सपीरियंसिंग होगा दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, प्रत्यय ग्रहण करने के अर्थ में सबसे पहले अनुभव करना आता है। प्रत्यय का अर्थ किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाने वाला वह अक्षर समूह है जो उसके
अर्थ में परिवर्तन करता है। जब हम किसी शब्द का अनुभव करते हैं तो हमें उस शब्द के अर्थ और उसके साथ जुड़े अन्य शब्दों के अर्थ का पता चलता है। इस ज्ञान के आधार पर हम उस शब्द में प्रत्यय जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका क्या है? इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए। प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए। अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए। ठीक है, उन्हें कठिन, ये गलत है। सी में है सामान्य उत्तरों में स्वीकार कर दिया जाना, ये भी गलत है। एक आलोचनात्मक अभिवृत्ति के निर्माण को संवेदित किया जाए, ये भी गलत है। देखिए, समस्या समाधान एक जटिल प्रक्रिया जिसके तर्क विश्लेषण, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए। यह शिक्षार्थियों को समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि इससे वे केवल शिक्षक के विचारों को अनुसरण ही नहीं करते बल्कि अपनी सोच भी विकसित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है। अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है, इसमें से तत्परता होगा, तत्परता, रेडिनेस होगा, समायोजन नहीं होगा, प्रौढ़ता नहीं होगा, प्रतिधारण नहीं होगा, तत्परता होगा। सोल्यूशन इसका देखिए, अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है कि एक विषय का परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अन्य विषयों तथा परिस्थितियों में उपयोगी होता है। अधिगम पहले से सीखा गया कार्य या ज्ञान नई कार्य ज्ञान को सीखने में प्रभावित करता है। अतः तत्परता का अर्थ है किसी कार्य या उद्देश्य के लिए तैयार होना। अतः यह एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्साह इच्छा के साथ कार्य करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में डैश की कमी होना है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने विषय के ज्ञान की कमी होना है दोस्तों, ये असफलता का सबसे बड़ा कारण। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका, कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापक में अपने विषय की कमी होना है। शिक्षक विधियों में सक्षमता, अपने विषय के ज्ञान और अधिगम हेतु अर्थपूर्ण वस्तुओं के एक संरक्षित कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना प्रभावी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशित कीजिए 36 से 40। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों एक श्रृंखला दीजिए, इस विकल्प में सही विलुप्त अंक को इसमें से चुनना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हो गया 0,200 हो गया यहाँ पे, और इसके बाद 12,02 हो गया। ठीक है दोस्तों, लास्ट में देखिए 0 गुना 2, ये 0 गुना 2 अगर करेंगे तो ये 0 0 होगा। 1 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 2 अगर यहाँ करते हैं तो 2 होगा, तो 0 2 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 2 4 4 हो गया, 0 4 3 3 9 0 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर उसके आगे जो हम लोग करेंगे, देखिए जो 4 चौके 16, देखिए 4 16 ये हो जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ पे सेकंड स्थान पे 16 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AEIOU, यहाँ पे आई हो जाएगा। सारा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला स्वरों का एक क्रम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 2 4 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 16 256, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39 में 8 15 29 8 15 57। ठीक है, यहाँ पे 7 जोड़े 8 7 15 15 15 14 29 29 14 28 में मतलब यहाँ पे 57 में 56 जोड़ देंगे। 56 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 113। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1x 5t 1x 5t। देखिए 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए x 24 हो गया, 24 में से 4 घटाए t, 20 में से 4 घटाए p, 16, 16 में से 4 घटाएंगे 12 पे क्या होता है हमारा, 12 पे होता है l। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पे 41 से 45 तक निम्नलिखित प्रश्नों को 4 इसमें अनुसरण नहीं करता उसे पहचानना है हमें। विषम को समझिए, एक तरह से ढूंढना है हमें। ठीक है, जैसे CW, पहले अक्षर दूसरे व तीसरा अक्षर चौथे विपरीत है। देखिए यहाँ पे ये जो क्रम दिया हुआ E भी देखिए, और सब जैसे जैसे देखिए विकल्प में पहले अक्षर दूसरे के व तीसरे अक्षर तीसरे के चौथे के विपरीत है, जबकि अन्य विकल्प में रेगना नहीं है दोस्तों। AYCW। ठीक है, 1 हो गया 1 3, मतलब 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, Y 25 हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया +2 यहाँ पर Y 25 हो गया, 25 में से 2 गया 23 2 +2 -2 +2 -2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पे हो गया 3 CW 3, और यहाँ पर जो 3 और 3 23, 5 24। तो ई नंबर देखिए, ई नंबर ये विपरीत वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विकल्पों में यहाँ पे ALBK, यहाँ पे है ALBK +1 इसमें बढ़ रहा है, A में B में +1 बढ़ रहा है, LK में यहाँ पे फिर -1 हो रहा है। ठीक है, +1 -1 का सब में देखिए फॉलो कर रहा है, L में इसमें भी फॉलो कर रहा है, +1 -1 +1 -1 इसमें फॉलो कर रहा है,
अस में देखिए दोस्तों जी और एच +1 और टी माइनस आर, यहाँ पर -2 हो रहा है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 43 में है PQRS, ठीक है, LMNOP YZAB DEF जी, देखिए LMN ये बी नंबर हो जाएगा, ये क्रम में नहीं है। नेक्स्ट है WXDC TVGF PQKJ NOML, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेगा, देखिए 23 हो गया, 24 हो गया, 23 24 4 3, TB 20 22 7 6, 20 22 7 6 हो गया, PQ 15 16 11 12। देखिए दोस्तों ये उल्टा पुल्टा इसमें क्रम है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए वैसे कॉपी पे आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर टी और जी, भी और एफ, भी और ई यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे ई दे दिया दोस्तों, इसीलिए सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर विपरीत क्रम दिखा रहा है दोस्तों, सब एक छोड़ के एक विपरीत है दोस्तों सब, और यहाँ पे विपरीत नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है 45 नंबर, देखिए IKMO, देखिए सब में दो ऐड कर दीजिएगा दोस्तों, सब में दो हो रहा है दोस्तों, मगर डी नंबर में यहाँ पे दोस्तों ये क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट है एक निर्माता ने एक कलम थोक दुकानदार को 18% लाभ पर दिया, थोक विक्रेता ने उसे एक खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेच दिया, उसके बाद खुदरा व्यापारी ने उसी कलम को ग्राहक को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि ग्राहक को 35.40 रुपये चुकाने पड़े तो निर्माता के लिए लागत कितनी थी शुरुआत में। देखिए ये एक्स को ये 18% लाभ पे बेच दिया, फिर ये 20% पे, ये 25% पे, लास्ट में 35.40 देना पड़ा। तो एक्स देखिए निर्माता की कलम में लागत एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे एक्स हम निकालेंगे तो 20 हमारा जाएगा, तो 20 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 47 नंबर में, देखिए एक किले में 600 व्यक्ति है, ठीक है, एक किले में 600 व्यक्ति है, यदि उनमें से प्रत्येक को, एक किले में 600 व्यक्ति है, यदि उनमें से प्रत्येक को 180 kg खाद्यान्न प्रतिदिन दिया जाए, 600 गुना 180 हो गया, और वहाँ 35 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है, तो 160 गुना 180 गुना 35 हो गया। यदि 300 लोग और बढ़ा दिए जाए, 300 लोग को और बढ़ा दिए, 600 था तो 900 हो गया, 900, तो खाद्यान्न की मात्रा 150 ग्राम प्रतिदिन है, तो गुना 900 गुना 150 हो गया, तो तब खाद्यान्न कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, गुना एक्स कर देंगे तो एक्स का मान यहाँ पे हमारा 28 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 में एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, एक निश्चित मूलधन है, ठीक है, निश्चित मूलधन पर 10%, देखिए 10% वार्षिक ब्याज, ठीक है, ब्याज यहाँ पर हमारा क्या आर हो गया हमारा 10%, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए, तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपये का अंतर, देखिए अंतर इतना है, ठीक है, मूलधन पर 10% का ब्याज भी दे रहा है और 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो मूलधन क्या होगा यहाँ पर, मूलधन हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे CI माइनस SI 31 हो गया, ठीक है, तो CI का फॉर्मूला SI का फॉर्मूला लगा देंगे। CI का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 × N हो गया, ठीक है, P × 1 + R/100 × T माइनस P हो गया, ठीक है, और P × 100, ठीक है। अब तीनों में दोस्तों इसका मान रख देंगे, मान रखेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट यहाँ पर P का मान हमारा 1000 निकल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का नगर मूल्य ₹400 है, ठीक है, एक वस्तु का नगद होगा, यहाँ पर नगद मूल्य 400 है, उसे 100 नगद चुकाकर और 105 की 3 मासिक किस्तों में भी बेचा जा सकता है, किस्त योजना में ब्याज दर क्या। देखिए एक व्यक्ति अगर नगद मूल्य में देंगे तो 400 हो गया, ठीक है, अगर उसे 100 का नगद दे दिए बाद बच गया 300, उसमें क्या हुआ, तो 105 की 3 मासिक किस्तों भी बेचा जा सकता है, उसको किस्त में हम ले लिए 3 मासिक किस्त में 105 के, तो किस्त योजना में ब्याज दर क्या है, ब्याज दर कितना है दोस्तों, तो 105 3 महीना हो गया, 315 हो गया, 315 एक 415 टोटल रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पे 315 माइनस 3 × 100, यहाँ पे 15% ब्याज हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया यहाँ पे, तो 15 पहले वर्ष के लिए मूलधन 300 था, उसके बाद फिर दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 300 माइनस 105 कर दिए तो 195 हो गया, और तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 195 माइनस 150 105 कर दिए तो ये 90 हो गया, ठीक है। अब कुल मूलधन 300 195 90 585 हो गया। तो अब देखिए T बराबर 1/12 माह, मतलब दोस्तों ये समय हमारा कितना है 1/12 माह, ठीक है। अब ऐसा है 15 रुपया हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट हम निकाल लेंगे 15 × 100 बटे पे, मूलधन हमारा 585 निकल गया है गुना 1/12 समय के लिए, तो यहाँ पर निकाल देंगे 30.77% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए,
एक विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। विद्यार्थी के 40 अंक आए और वह 20 अंकों के अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना था? तो ये कुल प्राप्तांक 100% मान लीजिए, ठीक है। और 40% उसको मतलब कि अंक चाहिए उत्तीर्ण करने के लिए। विद्यार्थी के 40 अंक आए, 40 अंक आ गया है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 40 + 20 दोनों जोड़ देंगे, 60% हो गया। 60% हो गया दोस्तों। 40% चाहिए तो चाहिए वाला कर लेंगे 60%, 40% बराबर 60%, 1% बराबर 60/40, 100% बराबर हो जाएगा 150। तो 150 चाहिए, 150 परीक्षा में कुल प्राप्तांक था। और इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब लीजिए दोस्तों, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन का आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो हमारा है यह है 14 सितंबर 2020 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला, जो कि कल सुबह में करेंगे दोस्तों। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।